गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, आपका जो चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन, उसमें जो आपको कल वीडियो सेंड किए गए थे उसमें आपका मास और वेट से रिलेटेड वीडियो भेजा गया था। मास और वेट की डेफिनेशन थी और डिफरेंस दोनों में आपको बताया गया था। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन से। अगर बात करते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटेशन समझना बेटा होता क्या है। सिंपल सा एक फोर्स होता है, ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है और ये फोर्स हमेशा mg के इक्वल होता है। जब डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, अ फोर्स बाय विच it attracts any object towards its center। एक ऐसा फोर्स जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है किसकी तरफ, टूवर्ड्स द, इट्स की जगह बेटा आप अर्थ सेंटर भी लिख सकते हैं। अर्थ सेंटर मतलब को, ये अर्थ सरफेस थी, अगर इसका मास हम बेटा अर्थ सरफेस का एम ही ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट आप स्मॉल एम मास का इसके ऊपर रखेंगे तो ये कोई ना कोई फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा होगा। नीचे की तरफ अप्लाई करने का मतलब अपने मास के अकॉर्डिंग ही नीचे की तरफ वेट अप्लाई करेगा। वेट अप्लाई करने का मतलब जो अर्थ सरफेस जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये एफ वही डब्ल्यू के इक्वल हो जाता है। और ये एफ और डब्ल्यू दोनों किसके इक्वल होते हैं बेटा, हमेशा स्मॉल एम और जी के। अभी जब आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप ग्रेविटेशन पढ़ने जाएंगे तो सिंपल सी डेफिनेशन, अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ इट की प्लेस पे आप क्या लिख दीजिए, अर्थ, ठीक है, अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अगर अर्थ यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं तो आप यहाँ अर्थ लिख देना, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक प्लेस पे अर्थ लिख लीजिएगा। सिंपल सी डेफिनेशन में लिख दीजिए, अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। एक ऐसा फोर्स जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और उस फोर्स को ही ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एफ। इसका यूनिट बेटा क्या होता है, न्यूटन। इट्स यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। एक चीज़ और आपको इसमें टर्म मिलेगा बेटा, ग्रेविटी। जैसे अभी आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है, सिंपल सा ऐसा ही एक आपका वर्ड होता है ग्रेविटी। व्हाट इज़ ग्रेविटी? ग्रेविटी, जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस आपको जब बताया गया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा अपोज करता है। अब किसका अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का, ठीक है। जिसने जिसने भी पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, उसके लिए ग्रेविटी समझना आसान हो जाएगा। जब ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटी इज़ द नेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ अर्थ बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटी अर्थ का वो नेचर होता है जिसके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस है बेटा। ग्रेविटेशन एक फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ सरफेस किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ग्रेविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ। यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज़ अ property of earth by which earth attract any object toward its center। दोनों ही कंडीशन में अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटेशन में भी ग्रेविटी में भी। दोनों ही कंडीशन में बेटा क्या है, अर्थ सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशन क्या है, इज़ अ फोर्स। ग्रेविटी क्या है, इट इज़ अ नेचर ऑफ अर्थ, या इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ बोल सकते हैं, ठीक है। एक अर्थ की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अर्थ सरफेस किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और ग्रेविटेशन एक फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ सरफेस किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एक प्रॉपर्टी, ठीक है, जिससे अर्थ सरफेस किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो आपकी ग्रेविटी होगी, ठीक है। अब उसी अट्रैक्शन पे जितना फोर्स अप्लाई करेगी अर्थ सरफेस, किस पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये अर्थ सरफेस थी, इस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स अप्लाई कर रही होगी वही फोर्स आपका क्या था, ग्रेविटेशन था। ये दो टर्म्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आपके एग्ज़ाम पे पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना। जहाँ से समझ में नहीं आएगा आप फिर से बताएंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। इसको बेटा दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहला एक अर्थ सरफेस की कंडीशन रख के, और दूसरा दो ऑब्जेक्ट लेके। ठीक है, तो हम पहले दो ऑब्जेक्ट की कंसीडर कर लेना है। दोनों ऑब्जेक्ट को लेट कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2। ठीक है, let us consider two objects of mass m1 and m2 are placed at a distance let us consider two object of masses m1 and m2 are placed at a distance, कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, r from each other, from each other। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट m1 है। ठीक है बेटा, दूसरा जस्ट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ले ले रहे हैं कुछ आपका m2। ठीक, अब ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे प्लेस कराए गए। ये डिस्टेंस आपकी क्या ली गई, आर। ये याद रखिएगा, इस कंडीशन में जो दोनों के बीच की डिस्टेंस लेते हैं उनके सेंटर पॉइंट से कंसीडर की जाती है। ठीक है बेटा, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, ये दोनों की डिस्टेंस कहाँ से आएगी, सेंटर से ही डिस्टेंस ली जाएगी। कभी भी इस पॉइंट से जो सरफेस होती है, सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस नहीं लेंगे। जो डिस्टेंस होगी हमेशा सेंटर से कंसीडर करी जाएगी। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हमने लेट कर लिए m1 और m2 मास के, ये इनके बीच की डिस्टेंस r लेट कर ली। ठीक है, देन अप्लाइंग द ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं बेटा, एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता रहता है, जिससे कभी भी दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी आप मूव नहीं करने लगता। ठीक है, आपने देखा हो जब भी आप क्लास में जाते हैं मॉर्निंग में, जो सीटें प्लेस्ड होती हैं वो अपनी जगह पे ही रखी रहती हैं, जब तक आप उस पर कोई अपना फोर्स अप्लाई नहीं करते, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक क्या वो अपनी जगह से मूव कर जाती हैं, कभी मूव नहीं करती बेटा, वो अपनी प्लेस पे ही बनी रहती हैं ना। एक सारी सीटें एक दूसरे को एक अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होती हैं, उसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन से दैट every object in universe attracts any other object by a force। ठीक है, दिस इज नोन एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा डेफिनेशन ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे, इसके बाद डेफिनेशन कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इस पर जब यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन भी लिखनी है, ये आपका डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन से दैट इन यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ईच अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाई अ फोर्स, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, जो आपने फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया था, या इसके लिए जब ग्रेविटेशन फार्मूला यूज़ किया जाएगा तो सिंपल सा आएगा, F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ठीक है, ये क्यों आ रहा है, दोनों मासेस का प्रोडक्ट जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज़ करते जाएंगे, जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे इनका मास इंक्रीज़ हो सकता है। ये इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए, आप मास इंक्रीज़ करते रहिए, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट एक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो आप अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ क्या लिखेंगे, अट्रैक्शन फोर्स between two masses m1 and m2 always be directly proportional to product of
ऑफ देयर मासेस। जब भी आप इन दोनों के मास का प्रोडक्ट कर देंगे, उस जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा बेटा? अप्लाइड फोर्स के। कैसे होता है ये आप देखेंगे। यहाँ पे आप इसके बाद लिखेंगे एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ठीक है बेटा, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, उसको रिमूव कर दीजिएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। कैसे होता है ये, क्यों पॉसिबल होता है ऐसा कि मास इंक्रीज़ करने से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज़ कर जाता है? बेटा हमने यहाँ पे एक 1000 kg का मास रखा है, ठीक है, 1000 kg का मास रख दिया। इस जगह पे हमने सिर्फ एक 5 kg का मास रखा है, ठीक है। अब इस 5 kg वाले मास को आप इजीली ड्रैग करना स्टार्ट करिए। धीरे से जब इसको आगे की तरफ इधर की तरफ मूव करा रहे होंगे तो यार इजीली मूव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं 50 kg मूव ऑब्जेक्ट का वेट क्या कर दिया जाए बेटा? 50 kg कर दिया जाए, तो हमें क्या उतने ही फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को मूव करा पाएंगे जितने फोर्स से आपने 5 kg वाले मास को मूव कराया था? नहीं मूव करा पाएंगे ना। यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही फिर से आप यहाँ पे 50 की जगह अगर 500 kg कर दें तो क्या उतने ही फोर्स से मूव करा पाएंगे जितने फोर्स से आपने 50 kg के मास को मूव कराया था? 50 kg के मास को मे भी आप पिकअप कर सकते हैं, उठा सकते हैं। क्या 500 kg कभी उठा सकते हैं? कभी उठा नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो सिंपल सी आप ये लॉजिक समझ लीजिए, जैसे जैसे आप मास इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे दोनों ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इंक्रीज़ करता जाएगा। जैसे एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, ये अर्थ सरफेस थी। अर्थ सरफेस का मास आपको पता ही कितना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप 10 kg रखिए अर्थ सरफेस पे, 10 kg रख के आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, ठीक है। और जैसे ही आप इसको 10 kg को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे ईजिली उठा पाएंगे, ठीक है। जैसे ही इस 10 kg को 100 kg में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्या उतने ही फोर्स से इसको पिकअप कर पा रहे होंगे, उठा पा रहे होंगे? नहीं उठा पा रहे होंगे ना। ये क्या कर रहा होगा, अर्थ सरफेस उस ऑब्जेक्ट को मोर फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, ठीक है। सेम वही यूनिवर्सल लॉ में अप्लाई होता है कि जो ये ऑब्जेक्ट होगा 1000 kg वाला, इस पर और ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। जैसे जैसे आप मास इंक्रीज़ करते जाते हैं वैसे वैसे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एफ इज inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उनके बीच डिस्टेंस का क्या होता है स्क्वायर करा देने पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आपकी इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? सेकेंड, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये बस आपको जस्ट समझाने के लिए था, इसको आप कॉपी पे नोट डाउन नहीं करेंगे। इसके पहले वाला जितना भी ये टॉपिक था ये पूरा आप कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम्स आपको नहीं बनाने, ये रफ स्केच था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इस पेज पे यहाँ से नोट करेंगे बेटा। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था बेटा, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब मासेस के प्रोडक्ट के इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके था? r² के। जब भी आप प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं यहाँ एक कांस्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल G। ये क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा बेटा आपका F इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², ठीक है बेटा। यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल G है होता क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, वेयर, बाकी एफ तो पता ही है आपको, फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, r डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं जो कैपिटल जी था आपका, ये कैपिटल जी क्या है? वेयर कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपका क्या है? कैपिटल जी। इसकी वैल्यू अगर बात करते हैं बेटा तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। यहाँ लिखना बेटा पूरा लैंग्वेज में, इट्स वैल्यू इज़, ऐसे लिखेंगे, इट्स वैल्यू इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11।
कैपिटल जी की ये वैल्यू होती है। एक चीज़ और देख लीजिए बेटा, आपने जब ग्रेविटेशन और ग्रेविटी पढ़ा था उसमें जो प्रॉपर्टी था ये ग्रेविटी, ये क्या होता था, इसको बेटा स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ यहाँ लिख देना, इसको भी नीचे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी और इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 और 10, और ये एक्सेलरेशन का वर्क करता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट भी होता है, ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा यहाँ पे, इस कंडीशन पे इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। अगर और कोई कांस्टेंट होता मे बी तो उसका यूनिट हो भी सकता था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करेंगे किसकी, अर्थ सरफेस के केस में, ये क्या था कि कोई दो ऑब्जेक्ट जब प्रेजेंट थे यूनिवर्स में तो जो उनके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा था, वो फोर्स कितना था और कैसे वर्क कर रहा था, ये आपका हो गया दो ऑब्जेक्ट के लिए। अब सेकेंड केस आता है, केस सेकेंड में बात करेंगे बेटा अर्थ सरफेस के लिए, कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ सरफेस है और उसके सरफेस पे ही प्लेस करा दिया गया है उस ऑब्जेक्ट को, तो देखिएगा ध्यान से, व्हेन इन द केस ऑफ अर्थ सरफेस, ऐसा लिख देते हैं, इन द केस ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के केस में बेटा बात करेंगे, देखो दोनों में है सेम चीज़ ही, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दो ऑब्जेक्ट के लिए, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ अर्थ सरफेस का कोई काम नहीं था। सेम एज प्रूफ ऐसे ही अर्थ सरफेस वाला भी किया जाएगा, बस मैं उसको अलग से आपको क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझ लेना, नहीं आता है फिर बताना आप लोग। इन द केस ऑफ अर्थ सरफेस अगर बात करेंगे बेटा, तो अर्थ सरफेस का मास आपको पता ही है कितना होता है, एम ई। अर्थ सरफेस का मास बेटा एम ई होगा। अर्थ सरफेस की रेडियस हमेशा कितनी होती है बेटा, कैपिटल आर ई। यहीं पे अगर एक स्मॉल एम मास का हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कराया है, ठीक है, तो स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट और एम ई जो इसका सेंटर था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर ई। ये याद रखिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट आर ई मतलब जस्ट अर्थ सरफेस पे प्लेस्ड करा दिया जाएगा, उस कंडीशन पे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हम हमेशा आर ई कंसीडर करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखो वहाँ पे आपने पढ़ा था, जो पहला कंडीशन थी, पहली इक्वेशन बनी थी, उसमें क्या बोला गया था, ये लिख लेना, ये पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है ये आप पहले नोट डाउन करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद वहाँ लैंग्वेज लिखी गई थी, वैसे ही नोट डाउन करेंगे। या लेट अस कंसीडर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर मास ऑफ अर्थ इज एम ई, लिख दीजिए पहले, लेट अस कंसीडर मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम ई, ठीक है, एंड रेडियस इज कैपिटल आर ई, ठीक है, एंड अब एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम, एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass small m is placed at a distance, या on the earth surface, on the earth surface, placed on the earth surface, स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट को आपने अर्थ सरफेस पे प्लेस करा रखा है, देन बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देन बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, यहाँ सिंपल सा क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। वैसे ही दोनों मासेस का प्रोडक्ट, अर्थ सरफेस का मास क्या है m e, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का मास क्या था स्मॉल m, इन दोनों मासेस का जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा बेटा, जो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये पूरा लैंग्वेज बेटा जो ये इसमें लिखा था आपने, इतनी पूरी लैंग्वेज यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिएगा आप लोग इससे पहले, इस फॉर्मूले से पहले। तो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बेटा, एम ई एम, ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन में देखो क्या था, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो फोर्स था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा हमने देखो क्या ली है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़, रेडियस क्या लिया गया, आर ई। जो
डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की बेटा वो भी आर ही कंसीडर की जाएगी एज अ जो मास होगा ये स्मॉल एम वाला, इसकी रेडियस को नेग्लेजिबल कंसीडर करके इसकी जो डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट होगी वो आर ई कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 आर ई और इसका स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों की लैंग्वेज बेटा, इन दोनों इक्वेशन की लैंग्वेज मैंने पिछले वाली डेरिवेशन में लिखी है, ये आपको नोट करनी है उस पिछली डेरिवेशन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करते हैं, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा। जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपना लग जाएगा। एफ इक्वल आपका बेटा क्या आ जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपका ये डेरिवेशन अर्थ सरफेस के केस में कंप्लीट हो जाएगा। स्मॉल जी यहाँ पे भी ये बेटा ये क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमेशा से क्या होती है, ये 6 पॉइंट, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। इसके बाद बेटा जब भी आप ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा मे बी और रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगा।